नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके साथ ही अरुणाचल और सिक्किम की 92 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी मतदान होने जा रहा है। इन सभी लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के लिए बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। कई दिग्गज नेताओं का भाग्य वोटिंग मशीन में बंद होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल सहित कई दिग्गज नेताओं का भाग्य पहले चरण के मतदान के बाद वोटिंग मशीनों में बंद हो जाएगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। हालांकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नतीजे 2 जून को ही आ जाएंगे। आपको बता दें कि पहले चरण के में लोकसभा के लिए अरुणाचल प्रदेश की सभी 2, असम की 14, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 11, मध्य प्रदेश की 6 सीट, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2 सीट, मेघालय की सभी 2 सीट, मिजोरम की 1, सिक्किम की 1, नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, तमिलनाडु की सभी 39, त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8, लक्षद्वीप की एकमात्र, पांडुचेरी की एकमात्र, उत्तराखंड की सभी 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। इन सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अगर हम पहले चरण के चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, असम की डिब्रूगढ़, सोनितपुर, छत्तीसगढ़ की बस्तर, बिहार की जमुई, गया तथा जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और बिहार की जो 4 सीटें हैं उसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संजय आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चूंकि अगर हम बिहार की बात करें तो पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर जो है वो वोट डाले जा रहे हैं और ये 4 की 4 सीटें जो है वो काफी महत्वपूर्ण रखती हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे संजय का रुख करते हैं। संजय, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कल पहले चरण का मतदान होने वाला है और बिहार की 4 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्या कुछ कहेंगे संजय? बिल्कुल, देखिए रेखा, इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो कल शाम से ही बदल गई है। जो भोपू था वो बंद हो गया, चुनाव प्रचार थम गए। 4 सीटों पे जो बिहार में मतदान होने हैं उसकी तैयारी पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने कर ली है और पटना में यहाँ पर चुनाव आयोग के कार्यालय कॉल सेंटर बनाए गए हैं। किसी तरह का अगर कोई भी सूचना चुनाव आयोग को मिलता है तुरंत कार्रवाई करते हैं और ऐसे में 4 जो जिले में चुनाव होने हैं, 4 सीटों पे जो संसदीय क्षेत्र है उन 4 सीटों पर मतदान होंगे। पहला जो है वो गया है, जमुई है, औरंगाबाद है और नवादा है। इन चारों सीट पर कांटे की टक्कर है और चारों सीट पर बीजेपी है और जो है कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में ये कांटे की टक्कर लड़ाई है। आपको बता दें कि चारों सीट पर एनडीए की जो लड़ाई है वो सीधा फाइट है। नवादा की बात कर ले तो नवादा से जो है विवेक ठाकुर है। दूसरा गया से बात करें बीजेपी एनडीए से तो जीतन राम मांझी है। जमुई से बात करें तो जमुई से जो है चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती हैं। तो ये चारों सीट पर बात कर ले तो चारों सीट पर कांटे की टक्कर है और 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और बिहार उसमें 4 नंबर पर है, यानी 4 सीटों पर मतदान होंगे। तो ये लड़ाई जो है काफी कांटे की टक्कर है और आमने सामने फाइट है बीजेपी के साथ और आरजेडी के साथ, एनडीए के साथ। तो ये लड़ाई त्रिकोणीय है बिहार में और जब नतीजे आएंगे 4 जून को तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लगातार चुनाव प्रचार तबातोड़ प्रचार किए जा रहे थे। बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा को संभाल रखे थे गठबंधन से। तो एक भी सीट पर राहुल गांधी का प्रचार नहीं हुआ बिहार में और लगातार चिराग पासवान को जवाब दे रहे थे या प्रधानमंत्री को जवाब दे रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव लगातार अकेले ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरीके से बिहार के चुनाव प्रचार से गायब नजर आ रहे हैं। पहले चरण के मतदान में आप देख लीजिए तो एक भी सीट पर कांग्रेस की नहीं थी, इसलिए चिराग जो है राहुल गांधी नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है और तेजस्वी यादव पूरी तरीके से आमने सामने प्रधानमंत्री के साथ जो है सामने से फाइट कर रहे हैं और कांटे की टक्कर हो रही है। और जब कल मतदान होंगे तो मतदान
मतदान केंद्रों पर जब हम पहुंचेंगे उस वक्त का नज़ारा जो लोगों के जब बयान सामने आएंगे तो सब कुछ साफ नजर आ जाएगा। कहते हैं कि जब बच्चा परीक्षा में बैठता है तो उस वक्त ही रिजल्ट उसको अनुमान हो जाता है कि हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो जब कॉपी भर कर आएगा तो उसे समझ में आ जाता है कि हम किस तरीके से हर क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। तो उसी तरीके से ये परीक्षा जो है वो नेताओं की है, और जब मतदान केंद्र पर जब वोटिंग होगी तो उस वक्त रुझान और कितने % वोट होते हैं ये सब कुछ सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएंगे, और शाम के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन जगहों पर 4 बजे तक ही मतदान होंगे, और जो नक्सल प्रभावित इलाका नहीं है वहां 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। कई जगह पर आदर्श बूथ बनाए गए हैं, काफी सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा। आदर्श बूथ पर सभी व्यवस्था की गई है, और जो मतदाता हैं जब पहुंचेंगे अगर वो विकलांग है तो उनके लिए व्हील चेयर बूथ पर तरह तरह की व्यवस्था भी की गई है, और सीधा जो मतदान जब होंगे देखने को कह सकते हैं कि एक तरह से ये त्यौहार है, और ये त्यौहार काफी ही सुंदर देखने को मिल सकता है। तो कांटे की टक्कर जो है ये देखने को जो मतदान होने वाले हैं, ऐसे में अगर इन 4 सीटों को देखें संजय, तो इन 4 सीटों पर एनडीए और आईएनडीआईए जो है उसने पुरजोर ताकत झोंक दी है। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने भी परिवारवाद का जिक्र किया है। जो जमुई सीट है या फिर जो गया से एनडीए के उम्मीदवार हैं, तेजस्वी यादव की ओर से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जो परिवारवाद का जिक्र करती है, पहले चरण में कुछ सीटों पर परिवारवाद साफ तौर पर दिख रहा है। चूंकि जीतन राम मांझी जो है उनके भी बेटे जो है वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, और वो उनके पिता को वहां से यानी कि संतोष मांझी के पिता गया से उम्मीदवार है। तो ऐसे में परिवारवाद वहां भी नजर आ रहा है। जमुई में भी चिराग पासवान के जीजा और दिवंगत रामविलास पासवान के दामाद जो है वो चुनावी मैदान में है, यानी कि परिवारवाद का मुद्दा पूरी तरीके से तेजस्वी यादव ने उठाया है। तो ऐसे में अगर इन 4 सीटों पर देखें तो बीजेपी की रणनीति की अग्नि परीक्षा भी होने वाली है संजय। बिल्कुल रेखा, देखिए परिवारवाद का जिक्र इन दिनों बिहार में खूब हुआ, और चुनावी सभाएं जो तबातोड़ प्रचार हुई उस चुनाव सभा में लगातार तेजस्वी यादव जो है जवाब देते हुए नजर आए परिवारवाद को लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब परिवारवाद का पहली बार जो जिक्र किया था उसके बाद से ही लगातार चिराग पासवान जो है अब परिवारवाद पर खुलकर बयान भी देने लगे, और तेजस्वी ने परिवारवाद का जब जिक्र किया तो उसका जवाब भी तेजस्वी ने दिया। तो कहा कि अब बताएं कि क्या विवेक ठाकुर जो चुनाव मैदान में हैं, जो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, वो भी सांसद रहे, उनके पिता भी, और बीजेपी से सांसद हैं। तो ऐसे में जो पूर्व में सांसद हैं उनके बेटे जब मैदान में हैं, चिराग पासवान के बहनोई जो हैं वो भी मैदान में हैं, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी को लेकर भी कहा कि क्या जीतन राम मांझी परिवारवाद नहीं कर रहे हैं? ये सभी चीजों को लेकर जो है कांटे की टक्कर है बिहार में, और जो 4 सीटों पर जो मतदान हो रहे हैं उसको लेकर जो लड़ाई परिवारवाद से शुरू हुई है, और बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। हो चुकी है संजय, मैं चाहूंगी कि इस वक्त आप जो हैं वो उन 4 सीटों पर जहां कल मतदान होने वाले हैं एक एक करके आप सभी जगहों का मुआयना भी करेंगे। तो फिलहाल रास्ते में आपको किस तरीके का उमंग और उत्साह और तैयारियां नजर आ रही है? देखिए, लोग अपने पल का, अपने क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें मतदान करना है, और इसका इंतजार बेसब्री से जो मतदाता हैं वो काफी उत्साहित हैं। कई ऐसे वोटर होंगे जो पहली बार वोट करेंगे, कई युवा इस बार अपने उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने मत का जब प्रयोग करेंगे तो सही देश के प्रधानमंत्री को चुनकर हम लाल किले पे झंडा फहराने के लिए भेजेंगे, और संसद में
जब अपनी बातों को, अपने क्षेत्र की बातों को संसद में जब सांसद उनके उठाकर भेजेंगे तो उनकी हर समस्या दूर होगी, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो। कई ऐसे मुद्दे इस बार चुनावी सभा में गूंजते हुए नजर आए। और तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है 1 करोड़ नौकरी देने का, उस वादे पर अभी तक ना तो सत्ता पक्ष के लोग जवाब दे पाए हैं और ना ही दे पा रहे हैं, क्योंकि लगातार तबातोड़ दूसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार शुरू हो चुके हैं। और तेजस्वी यादव से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा के जो कोटे से बड़े नेता हैं, एनडीए के जो बड़े नेता हैं, वो बिहार आ चुके हैं। और अब दूसरे चरण के जो मतदान के लिए जो प्रचार हो रहे हैं, उसके लिए भी लोग प्रचार तेजी से चल रहा है। जी, बिहार की जिन 4 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे उनमें औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया जो है वो शामिल है। ऐसे में ये 4 सीटों पर बीजेपी की रणनीति की अग्नि परीक्षा भी कल होनी है। देखने वाली बात होगी कि कितना फायदा आने वाले दिनों में, यानी कि 4 जून को भाजपा को इसका मिलता है। चूंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, जिसमें सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर जो ये सीटें हैं ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं और इन सीटों पर जीत हासिल करना भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ से सत्येंद्र जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, चूंकि पहले चरण का कल वोट जो है वो डाले जाएगा, ऐसे में उत्तर प्रदेश की 4 सीटों के, हालांकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कल मतदान होने हैं, लेकिन जो 4 सीटें हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, रामपुर हो, पीलीभीत हो या मुजफ्फरनगर हो, ये 4 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र, देखिए रेखा जी, 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान होता है और ऐसे में यूपी की हम 4 सीटों की ही बात ना करें कि 8 सीटों पर यहाँ चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशी हो, एक एक सीट को लेकर के मारामारी कर रहे हैं और यहाँ हर एक सीट पर कस की लड़ाई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है इन 8 सीटों पर जहाँ पीलीभीत, रामपुर और मुरादाबाद, कैराना, नगीना और सहारनपुर सहित ये पूरी 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों पर अगर बहुत ज्यादा चर्चा रही है तो सहारनपुर की, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बसपा और सपा की अपेक्षा जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, समझिए 7 गुना ज्यादा प्रचार किया है, क्योंकि सहारनपुर सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, तो इस वजह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार काफी फोकस किया है। हम बात करें पीलीभीत की, तो पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और वहां भी प्रधानमंत्री गए थे, कई जनसभाएं मुख्यमंत्री ने भी वहां पर अटेंड की थी और उसके बाद तमाम मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में पीलीभीत इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद वहां पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं भगवत शरण गंगवार, वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया और वो चेहरा ब्राह्मण है जितिन प्रसाद। और पीलीभीत जो लोकसभा सीट है वहां ब्राह्मण जाति का जो वोट है वो बहुत ना के समान है। वहां अगर वोट की बात करेंगे तो वोट वहां मुस्लिम वोट, कुर्मी वोट और आपका लोधी वोट, किसान वोट, ये वोट ज्यादा है, जिसमें हर 5 विधानसभा, जो 5 विधानसभाएं लगती हैं उस क्षेत्र में, उसमें से 5 विधानसभाओं में करीब 25% मुस्लिम वोट है, जो सपा के साथ वहां पर मजबूती से दिखाई दे रहा है। वहां का करीब 25 से 30% कुर्मी वोट है, जो लोकल के भगवत शरण गंगवार होने के नाते 80% वोट जो है उनके पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारे समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहां दमखम के साथ प्रचार किया। मैं अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों की अगर जो जिसमें चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं उनकी मैं जिक्र करूंगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले चरण के पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है जो कल यानी कि 19 अप्रैल को होने हैं। प्रचार के युद्ध में सबसे पावरफुल भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी है। इन 8 सीटों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की हैं, जबकि अमित शाह ने 3 रैली की हैं। योगी आदित्यनाथ ने 21 जनसभाओं और रोड शो में हिस्सा लिया है। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी खूब दमखम के साथ वहां प्रचार करने पहुंचे और आज वो संभल में भी गए हुए हैं। 15 राज्य सरकार के मंत्री और 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों ने जनसभाएं की हैं। यहां पर हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी समझिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे थे। फर्स्ट फेज में पॉलिटिकल कैंपेन का एडिट किया जाए तो प्रचार बार में भाजपा, बसपा और सपा और कांग्रेस से
7 गुना ज्यादा ताकतवर बताई गई है। बीजेपी के बड़े चेहरों ने पहले फेज की 8 सीटों पर 27 रैलियां की हैं। वहीं अखिलेश यादव और मायावती ने 4-4 जनसभाएं इन सभी 8 लोकसभा सीटों पर किया है, जो कि कल मतदान होना है। एक और 2 जनसभाएं आकाश आनंद ने बसपा की तरफ से की हैं। प्रियंका का एक रोड शो भी हुआ है। तरीके से अपनी ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो करके दिखा दिया है इन सीटों पर, और कल जो है इन सीटों पर वोटिंग है। यानी कि नरेंद्र मोदी का मैजिक जो है वो चलता है, या फिर जो INDIA गठबंधन जो कि कई मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार पर हमलावर रही है, वो मुद्दे कारगर होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो समीकरण कहते हैं उस समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें सत्येंद्र, तो क्या कुछ नजर आता है। चूंकि कई सारी सीटों पर लगातार आप भी नजर बनाए हुए थे। पीलीभीत सीट जो है वहां पर आप गए भी थे, वहां की जनता से भी आप मुखातिब हुए हैं, और पीलीभीत जो है वो भी काफी हॉट सीट बना रहा इस चुनाव में। संजय, माफ करिएगा सत्येंद्र। देखिए, पीलीभीत हो या फिर रामपुर हो या फिर मुरादाबाद हो, पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ी है। और जो 7 गुना अपनी ताकत विपक्ष के हिसाब से जो 7 गुना पावर अपनी प्रचार में उन्होंने झोंकी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां अपनी टक्कर लग रही थी। मतलब जो भी उनका प्रतिद्वंदी है, विपक्षी या फिर जो चुनाव लड़ रहे थे मजबूत प्रत्याशी, उनको ये पता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं मजबूत हैं। रामपुर में घनश्याम लोधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में 2 साल पहले आए हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है यहाँ। और ये भी बताया जा रहा है कि ये 2 साल पहले समाजवादी आज गिनती में इनको रखा जाता था। इनको जब टिकट दिया गया है तो संगठन के जो लोग थे, जो पहले से जुड़े थे, उनको भी कहीं ना कहीं टिकट मिलने की उम्मीद थी। तो कुछ चीजें अंदर से निकल के आ रही है। सूत्र बताते हैं कि घनश्याम लोधी को लेकर के नाराजगी थी। फिलहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी घनश्याम लोधी हैं, इनमें टक्कर देखी जाएगी। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे दिखाई देगी। हम बात करें सहारनपुर की, तो सहारनपुर में दलित वोट भी काफी है, और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट भी है, और दूसरा समाजवादी पार्टी का भी वोट रहा है। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास पीछे चुनाव में भी नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी ताकत प्रचार के लिए झोंकी है, और पूरी कोशिश की गई कि इस सीट पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करे। तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा। हम बात करें अगर मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद से वर्तमान सांसद ST हसन का टिकट कट गया था, और रुचि मीरा को वहां टिकट दिया गया था, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ST हसन नाराज थे। और उनको जब अखिलेश यादव ने जनसभा मुरादाबाद में की थी, तो उनको मंच पर भी नहीं बुलाया था। फिर ST हसन ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल उनका हो रहा था, उसमें कहा गया था कि मैं अगर वोट मांगूंगा तो अखिलेश के सम्मान में मांगूंगा, और यहाँ के लोकल प्रत्याशी को लेकर के कोई मेरी विशेष हमदर्दी नहीं है। सोचिए, ये समाजवादी पार्टी का वो सांसद था जो कई बार वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रहा है, और बड़ा ही समझिए कि मजबूत नेता था। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे बने कि वहां से टिकट ST हसन का कट गया, और इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर मुरादाबाद लोकसभा सीट से देखी जाएगी। रेखा, हम बात करें अगर नगीना लोकसभा सीट की, नगोई नगीना लोकसभा सीट पर दलित वोट और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट और साथ ही समाजवादी पार्टी का वोट वहां त्रिकोणीय है। यहां भी लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है। हम बात करें अगर बिजनौर की, तो बिजनौर में भी इसी तरीके का माहौल है। पीलीभीत में 2 लोगों की टक्कर होगी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, मतलब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की मजबूत लड़ाई देखी जाएगी। रामपुर में भी वही हाल है। तो इन सभी 8 लोकसभा सीट पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, और कुछ सीटों पर, हम आधी सीटों पर कह सकते हैं, 4 सीटों पर सीधा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का, मतलब NDA के गठबंधन का देखा जा रहा है। रेखा,
इस चर्चा में हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, चूंकि पहले चरण का कल जो है वो मतदान होने वाला है, लेकिन इस पहले चरण में कई ऐसे नेता हैं जो जीत की हैट्रिक लगाने की चाह से चुनावी मैदान में हैं। अगर हम केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बात करें तो नागपुर से जीत की हैट्रिक लगाने की चाह में वो इस बार चुनावी मैदान में है। तो वहीं 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उधमपुर में हैट्रिक लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वहीं 52 वर्षीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी 2004 से 3 बार अरुणाचल पश्चिम सीट निर्वाचन क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। क्या कुछ कहिएगा, चूंकि कई नेताओं की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए वो लोग तैयार नजर आ रहे हैं। पूजा जी हाँ रेखा, इस बार पहले चरण की अगर बात करेंगे तो पहले चरण में ऐसे कई दिग्गज नेता जो है वो इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए खड़े हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो भी इस चुनावी रेस में खड़े, और पहले चरण की वोटिंग जो है वो 19 अप्रैल को होने जा रही है। तो सभी लोगों के जो वोट होंगे, जनता के जो वोट होंगे, वो ईवीएम में कैद होगा। और 4 जून को सभी जो केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस बार चुनाव की रेस में खड़े हैं, उनको क्या कुछ मिलता है, तीसरी बार हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं, ये तो उस दिन पता चलेगा। लेकिन अगर हम लोग इस बार की बात करेंगे तो इस बार के पहले चरण में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे अगर तो 2 बार के सांसद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है वो भी इस बार चुनावी रेस में है और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लक्ष्य से वो इस बार चुनाव में उतरे। 52 वर्षीय अगर केंद्रीय मंत्री की बात करेंगे तो किरण ने भी यहाँ पर 2004 से 3 बार अरुणाचल पश्चिमी सीट निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है। तो ऐसे करके लगातार कई ऐसे मंत्री जो है वो यहाँ पर शामिल है। अगर केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वो भी इस बार चुनावी रेस में है और एक बार फिर से वापसी जो है वो यहाँ पर वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मुजफ्फरपुर नगर से केंद्रीय मंत्री संजीव जो है वो भी इस बार चुनावी मैदान में, और उनकी भी जो किस्मत है वो इस बार जनता तय करेगी कि आखिर वो इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं, या फिर उन्हें फिर से एक बार मौका मिल पाता है या नहीं। वहीं अगर हम लोग केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव की अगर बात करेंगे तो उन्होंने भी अपनी किस्मत यहाँ पर आजमाई है और वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वही अगर हम लोग केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर तमिलनाडु से यहाँ पर वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। और यहाँ पर दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु के लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री यहाँ पर वो भी यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं। तो लगातार जितने केंद्रीय मंत्रियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सभी लोगों ने अपनी किस्मत यहाँ पर आजमाने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तेलंगाना के राज्यपाल की और पौंडीचेरी की उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देकर के राजनीति में लौटी ने भी चेन्नई पश्चिमी से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर वो चुनावी मैदान में। तो कहा जा सकता है ना सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत इस बार ईवीएम में कैद होगी, बल्कि जो राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल की अगर बात करते हैं तो वो भी इस बार चुनावी मैदान में, उनकी भी किस्मत जो है इस बार जनता तय करेगी। राज्यपाल और उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद वो राजनीति में वापस लौटी है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो 4 जून को तय होगी कि आखिर किसके किस्मत में जनता ने 4 जून को जो है वो तस्वीरें स्पष्ट होगी। लेकिन पहले चरण का कल जो मतदान है वो काफी महत्वपूर्ण है और बीजेपी की रणनीति की अग्नि परीक्षा भी है। पूजा जी हाँ रेखा, कल बीजेपी की रणनीति की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अपने कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है और एक बार फिर से उन पर उम्मीद जताई है। और पूरे कामकाज को लेकर के जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं वो जनता के बीच जा रहे थे। चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो थम गया है, लेकिन सभी लोगों के बीच में उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर के गए, एक सबसे बड़ी बात है रेखा कि यहाँ पर जितनी भी
केंद्रीय मंत्री हो या फिर राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, ये सभी लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कामकाज को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जो भी फैसले लिए हैं, चाहे धारा 370 हटाने को लेकर के हो या फिर नल हर घर नल जल योजना हो, आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, ये सभी योजना जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता के लिए लाया गया, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के सभी केंद्रीय मंत्री जो है वो जनता के बीच गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर के वो जनता के बीच गए थे कि मोदी है तो गारंटी है, इसी नारे के साथ उन्होंने अपना प्रचार प्रसार जो है वो संपन्न किया था। तो सभी केंद्रीय मंत्री जो है वो नेता जो है मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं पूजा, और मोदी जो है वो खुद भी अपनी गारंटी का जिक्र जो है वो सभी चुनावी सभाओं में करते नजर भी आ रहे हैं। धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के कल पहले चरण का मतदान जो है वो होने वाला है और ऐसे में सभी नेताओं की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। जहां भाजपा लगातार मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी को भुनाने में लगी हुई है, वहीं तमाम नेताओं की ओर से भी जो है वो कई तरह के वादे जो है वो किए गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जनता क्या कुछ फैसला करती है। लेकिन फिलहाल 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर के चुनाव प्रचार का शोर जो है वो बुधवार को ही थम गया, लेकिन कल का दिन जो है वो सभी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।